ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा जी, लॉयर जो है हमारे मेजर जनरल डैनी फोर्टीन के, आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, ट्रूडो साहब ने खुद इनको अपॉइंट किया था और कहा था कि भाई आप हमारी सारी वैक्सीन पॉलिसी जो है उसकी स्ट्रेटजी बनाएं और उसको चलाएं मुल्क के अंदर, जब पेंडेमिक जो है काफ़ी जोर पे था। तो अब इनके ऊपर आ गए थे बहुत सारे एलिज्ड सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस, तो इनको अपनी पोजीशन से हटा दिया गया था और कहा गया था कि इनके ऊपर एक प्रोब बिठाएगी। अच्छा, आज इनके जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि डैनी फोर्टीन कह रहे हैं कि जी आप एक तो मेरी जो ये सारी प्रोसीडिंग्स हैं क्यूबेक में चलाएं, और जो क्यूबेक के जो जज हैं बस वही होने चाहिए, ज्यूरी नहीं वहां पे होनी चाहिए है। तो इससे पहले तो वैसे इन्होंने कहा था कि भाई आप मुझे वापस मेरे रोल में ले आएं जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा में जो ट्रूडो साहब ने मुझे लगाया था, लेकिन जाहिर है कि कोर्ट ने पहले ये रिजेक्ट कर दी थी इनकी अपील। अब ये दूसरा इनका जो है वो हुक्म आ गया है कि भाई आप ज्यूरी ना बिठाएं और आप अकेला करें। तो अब ये देखने की, हाँ, नॉट हिज चॉइस, ये डेवलपिंग स्टोरी, अब पता चलेगा कि इसके ऊपर जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कि पोजीशन इनकी काफी बड़ी है ना, वो थे मेजर जनरल थे। तो हो सकता है कभी कुछ, हम ये नहीं कह रहे कि रूल्स बेंड करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ी रियायत दे देते हैं। Exactly. तो वो शायद जो है, जो कि हमारे नोवैक जोकोविच को नहीं दी गई लेकिन शायद जो है ये कनाडा के जर्नल हैं तो फिर शायद इनको दी जा सकती है। अच्छा जी, जनवरी 29 को जो हमारे ट्रकर्स हैं, ये जो हमने आपको स्टोरी सुनाई थी कि ट्रकर्स के लिए अब कहा गया है जो यूएसए से कनाडा आ रहे हैं उनको फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, उनकी शायद जो है एक रैली आ सकती है। लेकिन ये रैली जो है इसको बड़ा कंडेम किया कनेडियन ट्रकिंग अलायंस वालों ने, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इनको रिप्रेजेंट करती है, काफ़ी बड़ी का है वो, इनको रिप्रेजेंट करती है ट्रकर्स को कनाडा में। वो कहते हैं जी ये बिल्कुल गलत है इनका रैली करना, टेबल पर बैठ के आप बात कर लो, क्योंकि पब्लिक जो है उसको नुकसान ना पहुंचाओ। उन्होंने कहा कि तरीक़ाकार गलत है कि आप जो है लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे ना, आप रोड्स ब्लॉक कर देंगे, उनको चीज़ें नहीं लोगों को मिलेंगी, आप ट्रैवल पे नहीं जाओगे उधर। तो वो उन्होंने कहा है कि हमारे काफ़ी सारे जो ट्रकर्स हैं वो वैसे तो फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन जो कुछ नहीं है उनको जो है थोड़ी गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है अगर आप ये रैली लाएंगे तो। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है। बहरहाल उन्होंने कहा है जी कि हम ये जो है BC से चलेंगे और हम ऑटवा की तरफ जो है वो जाएंगे 29 जनवरी को। तो अब ये तो फिर चीजें और मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, ट्रैफिक को अगर इतना खराब करना है तो there is going to be a very disastering situation। बड़ी सिचुएशन होएगी और चीज़ें भी फिर जो है उस दिन ही सिर्फ नहीं, उसके आने वाले बहुत सारे दिनों में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये अगर अमेरिका नहीं जाएंगे, चीज़ें नहीं लाएंगे तो फिर काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जी, एक नई रिपोर्ट आई है, दिस इज़ डन बाय होम केयर ओंटारियो, और उन्होंने कहा है जी कि जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है उससे लेके अब तक जो केयर गिवर्स थे वो अब काफ़ी कम होते जा रहे हैं। तकरीबन 4000 नर्सेज जो हैं होम केयर जो सेक्टर में थी वो अब छोड़ गई हैं, क्योंकि एक तो वो उनके जो है स्टाफ एब्सेंसेस दो वजह से हैं, एक तो वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं थे तो इसलिए उनको कहा जी छुट्टी करो, दूसरा वो जो है बीमार पड़ गए हैं तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई है। और ये शॉर्टेज जो है अब टच कर रही है तकरीबन 56% को, जिसकी वजह से ये जो लॉन्ग टर्म है और जो होम केयर सेक्टर है ये काफ़ी सफ़र जो है वो कर सकता है। टोरंटो पुलिस ने एक कुछ धुंधली सी एक तस्वीर सी है, लेकिन वो CCTV से ली गई है जो कि उन्होंने शाया की है। क्या हुआ था माजिद भाई, कुछ अर्सा पहले डाउनटाउन टोरंटो के अंदर एक स्टोर था, कन्वीनियंस स्टोर था, वहाँ पे एक डाका पड़ा था और उस डाके में आप देखें कि 150,000 के लगभग, ये देखें ये तस्वीर है, 150,000 के लगभग जो है ये मर्चेंडाइज जो है लेके ये लोग भाग गए थे। अब ये सारे जो लड़के सस्पेक्ट्स, इसमें 5 देखे जा रहे हैं, उन सब ने काले कपड़े पहने हुए हैं, मुंह छुपाए हुए हैं उन्होंने। तो एज अ रिजल्ट पता तो नहीं चल सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा है जी कि ये जो रॉबरी हुई थी, यहाँ पे ब्रेक इन हुआ था इस रिटेल स्टोर में यंग स्ट्रीट एंड क्वीन स्ट्रीट वेस्ट पे। तो अगर आपको कोई भी पता चले, जैसे कि ये जब भाग रहे थे या कर रहे थे, तो उसमें अगर आप किसी को रिकग्नाइज कर सकते हैं तो आप सामने आके पुलिस को ज़रूर बताएं। तो अब ये देखेंगे कि पकड़े जाते हैं। वैसे ये हमारी पुलिस जो है वो इतनी कारआमद है कि वो इन चीज़ों से भी इनका पता लगा सकती है। हाँ जी, लेकिन इस वक्त तो काफ़ी डिफिकल्ट नज़र आ रहा है क्योंकि सब काले कपड़ों में हैं, मुंह भी उन्होंने काले कपड़ों से छुपाया हुआ है। तो अब और अगर किसी एंगल से देख के, कोई आंखों से या कुछ, देखिए वो बाज़ में जूते नज़र आ रहे हैं, तो वो
जूतों को पहचानते हैं, बास लोगों के टोपी है या सर पे टोपी है या जो जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, इन चीज़ों से भी वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। हाँ, लगाएंगे। तो फिर अब ज़ाहिर है ये डेवलपिंग स्टोरी है, अब इसमें और डिटेल्स आएंगी तो हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, इस नो जो है हमारी, इस नो की स्टोरी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। आज फिर से शुरुआत है भी। हाँ जी, इस नो की जो स्टोरी है वो चल रही है जी। और आज भी कहा गया है कि 5 to 10 सेंटीमीटर्स और मोर जो है वो आ सकती है, तो ब्रेस फॉर इट। ये जो है आफ्टरनून से शुरू हुई है और ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी देर तक रात को चलेगी। तो आप, और आज कुछ बस डिलेज भी हुए थे, तो पहले ही एनवायरनमेंट कनाडा ने कह दिया था कि बस डिलेज होंगे, इसलिए आप अपने रूट्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वाली चीज़ जो है ना वो ख़राब है, क्योंकि आज रात को 12 बजे के बाद -13 to -15 डिग्रीज टेम्परेचर हो जाएगा। जब वो होगा फिर विंड चिल फैक्टर के साथ ओवर 20 टेम्परेचर है, -20, तो उस वक्त जो है फिर आज रात को ही आपने इतनी सफाई करनी कर लें, कल तो वो एकदम पत्थर हो चुकी होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो ये है, तो जनाब और सफाइयों के लिए आप तैयार हो जाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो हुथीज हैं यमन के, ये तो अब किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अलेजली ये एक अलायंस है जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके साथ, जो जिसमें कि यूएई शामिल है और कतर नहीं था, बहरीन और ओमान और ये सारे थे। तो अब ये जो हैं हुतीज कॉन्स्टेंटली इनके ऊपर कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं। पहला जो एक अटैक किया था अबू धाबी पे, वो तो आके गिरा था और उसमें आग वक्त काफ़ी लगी थी वहाँ पे एयरपोर्ट के पास भी, अबू धाबी में और दूसरी तरफ भी। लेकिन आज के जो इनके ड्रोन्स थे, बिकॉज यूएई वाज रेडी, तो उन्होंने कहा है जी कि हमने इंटरसेप्ट किए हैं ये ड्रोन्स जो आ रहे थे, तो हमने इनको मार गिराया है। और इनफैक्ट मिसल्स थे ये, बैलिस्टिक मिसल्स वो कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे थे बैलिस्टिक मिसल्स थे और वो आ रहे थे, तो हमने उनको मार गिराया है। लेकिन इन्होंने एक और भी बात हुतीज ने कही है कि हमने ना सिर्फ अबू धाबी को बल्कि दुबई को भी अटैक किया। लेकिन दुबई की जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उसने कहा कि नहीं, दुबई की तरफ कोई नहीं आया और अबू धाबी की तरफ ही आने की इन्होंने कोशिश की थी और हमने इसको कर लिया था। इसके अलावा जो है इन्होंने सऊदी अरेबिया में भी अटैक किए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो साउथ की तरफ इन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं उसमें 2 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है। उसमें से एक बांग्लादेशी नेशनल था और एक जो था सुडनीज था। तो अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे लेबरर्स थे, वो उनकी जो है वहाँ पे डेथ हो गई इंडस्ट्रियल एरिया में। और इस तरह से अब ये जो इनके बीच में जो है ये भी लड़ाई जो है काफ़ी बढ़ गई है। बहुत ही आज मुझे हैरत हुई ये सुन के, क्योंकि जैसे लोग चिपके होते हैं ना, कुर्सी छोड़ते नहीं हैं अपनी। जी। बिल्कुल, कुर्सी का इतना शौक हो जाता है कि जब तक मर ना जाए कुर्सी छोड़ते नहीं हैं। हाँ जी। और लेबनान के अंदर ही तो आपको पता ही है कि ये 2-3 ही बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जो कि मुड़ मुड़ के आती हैं। उसमें से एक हरीरी फैमिली है बहुत बड़ी, आपको पता ही है। रफ़ीक हरीरी साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे लेबनान के, फिर उसके बाद उनके बेटे साद हरीरी आ गए थे। तो आज साद हरीरी ने कहा है कि मुल्क के अंदर जो इरानियन इन्फ्लुएंस है, जो हमारी पॉलिटिकल जो फोर्स है उसके अंदर जो इनडिसाइसिवनेस है टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, और जो सेक्टेरियन डिवीजन और वायलेंस ही जो चल रही है, उसके रहते हुए आज मैं पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए खुदा हाफिज बोल। हालांकि जब इनको कहा गया था कि ये पोजीशन ले लो, उस वक्त भी ही वाज अ लिटिल हेजिटेंट अबाउट टेकिंग दिस पोजीशन। तो अब अगर वो कह रहे हैं तो मतलब, हाँ, तो माजिद भाई कितनी दफा इसने प्राइम मिनिस्टर बनना है ना। जब ये प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी साहब बनते भी थे तो कौन सा तीर मार लेते थे लेबनान के अंदर। लेबनान की प्रॉब्लम्स वही रहती थी, क्योंकि इनके अंदर वही जो बात उसने आज खुद ही कर दी है कि पॉलिटिकल डिसाइसिवनेस नहीं है कि भाई आपने लोगों के साथ मिल के बैठ के बात कैसे करनी है और मसले कैसे अपने रिजॉल्व करने हैं। हालांकि छोटा सा मुल्क है, कोई इतना बड़ा नहीं है मुल्क कि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2 फैक्शंस हैं, एक तो मुस्लिम फैक्शन है, दूसरा जो है वो हिजबुल्लाह को जो करता है, तो और फिर क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, और फिर उसमें भी पावर स्ट्रगल रहती है। तो इस तरह से है। बहरहाल जी आज उन्होंने कहा कि मैं ये इकोनॉमी भी कोई इतनी उनकी खास नहीं है। ये सारी डिपेंडेंट होती थी, सारी बाकी जो कंट्रीज होते थे ये आके, चूंकि लेबनान बड़ा खूबसूरत मुल्क है और है भी बड़ा फ्रेंच इंस्पायर्ड है, तो बड़े आज़ाद भी हैं, तो लोग यहाँ पे आके, बेरूत यूज्ड टू बी कॉल्ड पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट। यस, दैट्स राइट। तो लोग बड़े खूबसूरत हैं तो बस लैंडस्केप बड़ी खूबसूरत है, तो उसके लिए लोग काफ़ी, यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से ये ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े और ये इतनी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, तो लोगों का वहाँ पे जाना जो है वो कम है। तो वैसे भी पेंडेमिक की वजह से 2-3 साल से तो टूरिज़म चल ही नहीं रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी इनको हिट मिला। तो आज इन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल खुदा हाफिज़ बोल रहा हूँ। तो मैं कह रही थी शायद अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी कुछ पोलिटिकल फैमिलीज़ ऐसी बोल देंगे भाई अब हमको पॉलिटिक्स में नहीं आना है, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल है ये। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज बड़ी जो है ये भी
खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि ये जो मीडिया ने रिपोर्ट की है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको खबर बता दें कि सीरिया के अंदर एक जो प्रिजन था उसके ऊपर आइसिल वालों ने एक अटैक किया है और उसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं, तकरीबन कहते हैं कि 100 लोगों की यहाँ पे जो है वो डेथ हो गई है। तो इसमें ये जो था, ये था कोई हसाके जो सिटी है इनका, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया था और ये वहाँ पे सीरिया के अंदर। अच्छा, अब जब ये अटैक्स आइसिल वाले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि ये अटैक भी हम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक भी इन्होंने एक अटैक किया था, उसके अंदर 7 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। तो ये जो बार बार अटैक्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो वेस्टर्न मीडिया है उसका कान फिर से खड़े हो गए हैं और उनके मुताबिक जो है ये आइसिल, जिसके के बारे में यूएस फोर्सेस चली गई थी ना छोड़ छाड़ के, इराक को भी सीरिया को, कि मैं तो गई नहीं थी, इराक से चली गई थी और उन्होंने कहा था कि हमने बिल्कुल इनकी कमर तोड़ दी आइसिल वालों की। तो वो कह रहे हैं कि ये फिर से जो है सिर उठा रहे हैं आइसिल वाले और ये बहुत ज्यादा खतरे की घंटी हो सकती है इस रीजन के लिए फिर से। तो अब देखेंगे जी इसमें, अब फिर से अब नेटो वाले ऑलरेडी बहुत फैंस गए हैं, तो अब इधर भी अपने आप को फंसाएंगे या नहीं, हम देखेंगे आने वाले दिनों में। टेंशन्स तो आपको पता ही है, रशिया और वेस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो गई है और जो टॉक्स थी जो लास्ट वीक हम आपको बता रहे थे वो बिल्कुल ही जो है कोलैप्स कर गई थी। तो उसके अंदर आज जो है नेटो ने कहा है कि भाई हम बिल्कुल रेडी हैं और हम अपने शिप्स भी और चीज़ें भी सब डिप्लॉयमेंट के लिए हम जो है ट्रूप्स हमारे रेडी हैं। डेनमार्क ने कहा है कि वो F-16 तैयारे भेजेगा इन केस वॉर स्टार्ट होती है और रशिया जो है इन्वेड करता है यूक्रेन को। स्पेन ने कहा है कि मैं अपने 4 फाइटर जेट्स भेजूंगा। बुल्गारिया ने कहा है मैं अपने 3 शिप्स भेजूंगा। नेदरलैंड्स ने कहा है कि मैं 2 F-35 मेरे बिल्कुल रेडी हैं। और इसी तरह जो हैं यूके ने अपने जो हैं बहुत सारे डिप्लोमेट्स कीव से वापस बुला लिए हैं। आयरलैंड ने बड़ा इसको डिनाउंस किया और उसने कहा कि ये तो बिल्कुल हमारी कोस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे अगर ये ऐसे इन्होंने ये काम किया रशिया ने। तो आज जो नेटो ने भी ये कहा है कि हम बिल्कुल रेडी हैं, तो इसका मतलब है कि एक यूनाइटेड फ्रंट बना के ईयू जो है ये मैसेज इनको देना चाह रही है रशिया को कि अगर इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी, यानी कि अगर आपने कोई भी कदम लिया तो फिर आपके ऊपर ये सारा यूनाइटेड अटैक आ सकता है। तो ये भी बड़ी खतरे की कैंटी है। हाँ, और कुछ होना जरूर है उधर, ये बात नहीं है। कुछ आई मीन विद इन डेज कुछ होना जरूरी है। 100,000 ट्रूप्स उसके खड़े हैं रशिया के वहाँ पे, रशिया के ट्रूप्स खड़े और पूरा वेस्ट जो है उसने अपने जहाज और सिपाही तैयार किए हुए। तो और अमेरिका ने आज अपनी जो डिप्लोमेट फैमिलीज हैं उनको कहा है कि अपने वहाँ से इवैक्यूएट कर दो। तो दीज आर ऑल द थिंग्स शोज दैट यू नो दे आर गेटिंग रेडी फॉर some kind of attack। जी हो सकता है, ऐसे है। जर्मनी के अंदर आज एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, बड़ी हाई एंड यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, वहाँ पे एक लेक्चर चल रहा था। तो उस लेक्चर के बीच में एक आदमी वहाँ पे एक बड़ी सारी गन लेके घुस गया जी, और उसने घुस के वहाँ पे जो है इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा वहाँ पे जो है कुछ नहीं ज़्यादा नुकसान हुआ। 4 लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। खैर सीरियस तो वो हैं, लेकिन अब अभी तक कोई डेथ की वहाँ से जो है वो खबर नहीं आई। और उसके बाद कहा जाता है कि इसने अपने आप को भी गोली मार ली। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उससे पता चला है, जो पुलिस ने बताई हैं यहाँ पे, कि ये लड़का जो था ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और इसके, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सके हैं कि कोई रिलीजियस मोटिव था या क्या मोटिव था, इसने क्यों ऐसी हरकत जो है वो की और फिर खुद को भी गोली मारी है। तो पुलिस जो है अभी वहाँ पे जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। विकीलीक के जो फाउंडर हैं जूलियन असांज, उसके लिए आप आज एक खुशी की खबर समझ सकते हैं, जैसे कि उनकी पार्टनर जो हैं जिन्होंने आज कहा है कि ये दिस इज अ विक्ट्री फॉर अस, स्टेला मॉरिस ने। तो उन्होंने कहा है कि ये स्टेला मॉरिस आप उनकी पार्टनर हैं और उसमें से इनके 2 बच्चे भी हैं जूलियन असांज से। तो हुआ ये है कि जूलियन असांज बहुत अरसे से यूके की कोर्ट को कह रहा था कि भाई मुझे जो है एक्स्ट्राडाइट ना करें अमेरिका में, क्योंकि इनके लॉयर्स कह रहे थे कि अमेरिका में इसको मारने की कोशिश की जाएगी और वहाँ की जेल की जो है इतनी अच्छी इसकी नहीं देखभाल होएगी। तो उसके लिए आज लंदन की जो कोर्ट है उसने इसको परमिशन दे दी है कि ये अपील कर सकता है इस जो है वो फैसले के अगेंस्ट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो जो लॉयर्स भी हैं और ये स्टेला भी जो है इनकी पार्टनर, उन्होंने आज कहा है कि आज हमारी विक्ट्री हुई है कोर्ट के अंदर। एटलीस्ट they'll hear it। हाँ जी। तो अब देखेंगे कि ये क्या होएगा। ये किस्सा काफ़ी
भड़का इसलिए हुआ है कि आपको पता ही है कि जूलियन असांज ने बहुत सारे, जिसको कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कहता है यूएसए, और ये कहते हैं कि वो क्लासिफाइड नहीं है, दुनिया को पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है, हमारे अंकल सैम दुनिया में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, तो उन्होंने वो सारा कुछ जो है रिवील कर दिया था, बहुत कुछ, कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फेवर्स लेने के लिए और अपने काम निकलवाने के लिए अमेरिका क्या कुछ करता है। तो उससे अमेरिकन गवर्नमेंट भड़क गई थी और ये फिर भाग गए थे वहाँ से, अमेरिका से, और उन्होंने कहा था कि भाई इसको पकड़ के वापस लाओ। तो ये वो केस है जो ये चल रहा है। वीकेंड पे जनाब ऐसा हुआ है कि एक मिनिस्टर थी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी नुसरत गनी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उन्होंने कहा कि जी मैंने इसलिए रिज़ाइन किया है क्योंकि मुझे मुस्लिम होने की बेस के ऊपर बहुत सारा रेसिज्म फेस करना पड़ता था। अब आपको पता ही है कि यूके के अंदर जो बोरिस जॉनसन साहब हैं, उनकी ऑलरेडी जो है वो हुकूमत डगमगा रही है, तो अब जब ये बात सामने आई तो लोगों का और आ गया ये कंट्रोवर्शियल, जब कमेंट्स आए तो डाउनिंग स्ट्रीट में लोगों ने कहा कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे। तो आज प्राइम मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जो है कैबिनेट जो कमेटी है, हमने उसको कहा है कि जो नुसरत गनी ने ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसको प्रोब किया जाए और फाइंड आउट किया जाए कि क्या ये सच है या नहीं है। क्योंकि इनको कहा गया था कि आप अपनी पार्टी के साथ बैठ के ये बात करें, तो उसने कहा था कि पार्टी के लेवल से ऊपर है ये बात गवर्नमेंट की है के लेवल पे है, तो वहीं पे होनी चाहिए। तो आज एक प्रोब बिठाई गई है, बहरहाल इन्होंने वेलकम किया इस प्रोब को, और अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वाकई ये सच है बात के नहीं है कि और कोई चक्कर है। यूके ने जनाब आज एक और ऐलान किया है, जो बोरिस जॉनसन साहब हैं उनकी गवर्नमेंट ने, कि जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनका अब जो है उसके लिए टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। और ये मैसेज यूके के जो प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लंदन इज़ ओपन फॉर बिजनेस एंड वी आर इनवाइटिंग पीपल टू कम एंड विजिट एंड डू बिजनेस ओवर हियर एंड, यानी कि आप टूरिज्म को बढ़ाने की बातें जो हैं वो ज़्यादा की गई हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शैप्स जो हैं उन्होंने आज बताया है कि ये जो सारे चेंजेस हैं February 11 से इन प्लेस होंगे, और ताकि ये कोइंसाइड कर सकें जो बच्चों की मिड टर्म ब्रेक हो रही है उसके साथ, ताकि अगर बच्चे लोग जो हैं कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो ट्रैवल इंडस्ट्री जो है उसने इसको बहुत वेलकम किया है इस चीज़ को। हेटी के अंदर जनाब आज 5.3 मैग्नीट्यूड का आया था, जल्जला आया था, और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वाले जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो हेटी के अंदर ये ट्रेमर्स जो हैं वो आए हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, ज़ख्मी वख्मी हो गए हैं, और एक बंदे की डेथ हो गई थी वहाँ पे। ये जो है इसने हिट किया था इनका जो सिटी है लेस्केज उसके अंदर, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में और ट्रेमर्स आते रहे 4.4 और 5.1 मैग्नीट्यूड के। और इससे पहले आपको पता है कि अभी सिर्फ 6 महीने पहले हमने आपको बताया था कि हेटी के अंदर बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया था और उसके अंदर तकरीबन 2000 के लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। फोर्ब्स मैगजीन ने जनाब आज एक बड़ा धमाके की खबर सुनाई है, और उन्होंने कहा है जी कि मॉडर्ना के शेयर्स बहुत बुरी तरीके से फॉल कर गए हैं। वो इसलिए कर गए हैं जनाब कि वो कहते हैं कि ये आप बार बार कह रहे थे मॉडर्ना वाले कि हमारे जो दवाई है mRNA वो बड़ी अच्छी है और वो कोविड के खिलाफ बड़ी एफिकेसी उसने जो की है और बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी हमारी दवाई जो है वो अफेक्ट करेगी। लेकिन जब इसके रिजल्ट्स लोगों ने देखा है तो वो फाइंड आउट किया है कि मॉडर्ना बहुत ही कम इफेक्टिव है अगेंस्ट ओमिक्रॉन। अब जब ये न्यूज़ आई है तो मॉडर्ना के स्टॉक्स जो हैं वो गिर गए हैं और जो हैं वो काफ़ी नीचे चले गए हैं। आप सोचें कि ये $160 जो है उसके ऊपर आ गए हैं, जबकि ये ट्रेड कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा 240 से भी ऊपर चले गए थे इनके जो थे। तो कि पूरी नॉर्थ अमेरिका क्या पूरी दुनिया की मार्केट जो है इट इज़ वेरी वॉलेटाइल राइट नाउ। आज ही को देखने कहाँ ये डाउ जोन्स जो है 800 पॉइंट्स डाउन था और फिर क्लोज उसने किया है 99 पॉइंट्स अप। सेम थिंग इज नैस्डैक, इट वाज वे डाउन 300 पॉइंट्स और इट गॉन अप टू 86 पॉइंट्स। वही वॉर के चक्कर में तो ये न्यूज़ आई है, इट इज अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। सो उससे अंदाजा लगाना कि भाई इसके स्टॉक को क्या होगा, दैट इज नॉट फेयर टू मॉडर्ना। मॉडर्ना जो है वो लेकिन एक्सपर्ट्स के कुछ व्यूज आए थे असल में ना, एक्सपर्ट्स के व्यूज आए थे कि ये ओमिक्रॉन के अगेंस्ट आपने कहा था कि ये काम
बहुत ज्यादा कर रही है तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो जैसे ही न्यूज आई तो एकदम से वो डिप हो गया। बट फिर लोगों को 2 दिन सांस लेंगे, हाँ, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर वो चला जाएगा। जी हाँ जी। अच्छा जी, फोर्ब्स मैगजीन ने आज एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है ट्रंप साहब के ऊपर। आपको पता ही है, हमने खबर सुनाई थी आपको कि यहाँ पे जो न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल हैं उनके ऑफिस ने कहा है कि एक प्रोब बिठाने की जरूरत है कि ट्रंप साहब ने फेवर्स लिए हैं अपनी प्रॉपर्टी की ज्यादा वैल्यूज बता के। तो उसके ऊपर फोर्ब्स ने एक अपनी बिठाई है जो है प्रोब कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा जी 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप साहब की वर्थ जो है $500 मिलियन है, बट दैट इज इन लिक्विड एसेट्स। लेकिन वो कहते हैं फोर्ब्स वाले कि जब हमने अपनी खुद की प्रोब की तो हमें पता चला कि 2004 की जो इनकी बैलेंस शीट हमने जो ली है उसमें इनकी वैल्यू 230 मिलियन थी इनकी एसेट्स की इन जून। फिर उसके बाद कहते हैं जी हमने 2011 और 2012 की जब देखी इनकी बैलेंस शीट्स तो उसमें 259 मिलियन एंड 170 मिलियन $US थे इनके। तो इसी तरह हमने 2013 की जब ली, जिस वक्त ये कह रहे थे कि जी मैं अब इलेक्शन ट्रेल पे जाऊंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा, उस वक्त भी इनकी जब बहुत हाई भी चली गई थी तो 346 मिलियन पे थी, यानी 500 मिलियन को कभी इसने टच नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं जी कि अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि लास्ट मंथ इनकी जो ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप है उसने कहा है जी कि हम एक जो है नया एक सोशल मीडिया पोर्टल खोल रहे हैं क्योंकि इनको सब जगह से बंद कर दिया है ना। तो उस पे इन्होंने इन्वेस्टर से $1 बिलियन जो हैं वो जनरेट किए हैं। और हालांकि अब ये प्रेसिडेंशियल रेस में नहीं है लेकिन फिर भी इनके जो फंड रेजिंग है वो कॉन्स्टेंटली चल गई है एंड दैट इज ऑल्सो टचिंग $82 मिलियन। तो वो कह रहे हैं जी कि ये पता नहीं चल रहा, वो कहते हैं जी ये पता नहीं चल रहा कि अब ये पैसा जो है कहां चल रहा है। और भी बहुत सारी उन्होंने फाइनेंशियल डिटेल्स दी आज फोर्ब्स मैगजीन ने, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग एंड लॉन्ग स्टोरी, मगर ये जो था उसका क्रक्स था। तो उन्होंने कहा जी हम अपनी प्रोब करके हम वाकई ये चीज देखना चाहते हैं कि उन्होंने सच बोला है कि झूठ बोला है। तो उनको भी शायद यही लग रहा है कि ये ट्रंप साहब जो बातें कर रहे थे वो शायद अलेजडली ठीक नहीं थी। इंडिया के अंदर आपको पता ही है जी जनाब के इलेक्शन जो है वो कुछ स्टेट्स में होने वाले हैं। February 10 को यूपी के अंदर जो है वो इलेक्शंस होंगे और उसी के रहते हुए यहाँ पे जो बीजेपी के एक सिटिंग लेजिस्लेटर हैं लोनी के इलाके से नंद किशोर गुर्जार, उन्होंने आज फिर से जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदुओं को जो है वो हिंदुत्व का जो है उन्होंने नारा लगाया है। और उन्होंने आज जो नारा लगाया वो कहा ना अली ना बाहुबली केवल बजरंग बली, बस ये उन्होंने नारे लगाए हैं। और उन्होंने इसके अलावा जी जय श्री राम के भी नारे लगाए हैं और इन्होंने कहा है जी कि ये जो है हमको मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा बीजेपी जो है जी उसने एक्यूज़ किया है समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव को, और उनको वही इलेक्शन का ही ज़माना है ना तो उसके लिए उन्होंने कहा जी ये तो वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो जिन्ना से भी प्यार करेगा, तो ये तो वो पार्टी है, तो आप इनके पीछे क्यों चल रहे हैं। और ये जब ये स्टोरी जो है मीडिया में, ये इनका इंटरव्यू एक आया था इकोनॉमिक टाइम्स का, तो जब मीडिया ने ये फाइंड आउट किया कि भाई सच क्या है इसके पीछे, तो उनको पता चला कि बीजेपी फिर से ये पाकिस्तान का नाम ले रही है क्योंकि इन्होंने जो है अखिलेश यादव जो है इन्होंने कहा था कि हमारा रियल एनिमी चाइना है, पाकिस्तान के साथ हमारे सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा पाकिस्तान को टारगेट करती है क्योंकि वो इलेक्शंस जीतना चाहती है। ये हुआ यह था कि अखिलेश यादव साहब ने इससे भी पहले एक स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि जो फ्रीडम फाइट थी उसके अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नाम थे और उसके अंदर जैसे गांधी जी थे, नेहरू जी थे और जिन्ना साहब थे, तो इन लोगों ने जो है फाइट जो है स्पीयर हेड की थी, जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसको इन्होंने डिस्टॉर्ट किया था बीजेपी वालों ने। और उन्होंने कहा था जी कि आज़ादी की लड़ाई तो जिन्ना ने लड़ी थी, तो उन्होंने मतलब है उसको काफ़ी अखिलेश यादव के कमेंट्स को डिस्टॉर्ट किया। तो वो कहते हैं जी कि अब भी यही हो रहा है कि चूंकि इलेक्शन का टाइम आ गया है तो अब ये बाकी सारी पार्टियों के जो हैं बातें उनके लीडर्स की डिस्टॉर्ट कर रहे हैं सारे वोट्स बीजेपी वाले खुद लेने के लिए। तो ये जनाब आज एक बड़ी स्टोरी थी। इसके अलावा जनाब कुछ चीफ मिनिस्टर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उसकी वजह यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो IAS के जो केडर के रूल्स थे वो चेंज कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि अब ये सारी जो प्रपोजल्स हैं, ये जो चेंजेस जो होंगी ये सेंटर की तरफ से जो है इसकी जो आएगी। तो उसके लिए केरला के
पिनरयानी विजयन, तमिलनाडु के स्टालिन, वेस्ट बंगाल की हमारी दीदी ममता बनर्जी, राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और झारखंड के हेमंत सोरेन जो हैं, इन सारों ने कहा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है, ये बाईपास कर रही है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रिजर्वेशन का कोटा था उसको। लोगों के अंदर बड़ी जो थी, ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे वो बड़े खुश होकर इन इलाकों में आते थे, क्योंकि अगर इस इलाके का जो लड़का होता था वो अपने इलाके में काम करना चाहता था, या लड़कियां जो भी। तो अब अगर ये करेंगे तो ये हमारी स्टेट ऑटोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। तो ये सारे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, इन्होंने आज मोदी जी की गवर्नमेंट को कहा है कि भाई आप ये सारा जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है कंट्री में, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करें। द प्रिंट की आज एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर है, और ये वाकई चौंका देने वाली खबर है। और द प्रिंट वालों ने जो है इसमें कुछ लोगों से बात भी की है, और एक जो है बयान छापा है। अच्छा जी, बयान किसका है? बयान इन्होंने छापा है जी जो पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिन्होंने ये कहा है जी कि मुझे इमरान खान साहब ने फोन करके कहा था कि सिद्धू जी को अपनी पार्टी से मत निकालो, उसको अपनी पार्टी में रखो। अब ये तो बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। अच्छा, हुआ क्या है, ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें कहते हैं जी कि जुलाई 20 को मैंने सिद्धू साहब को, नवजोत सिंह सिद्धू को अपने कैबिनेट से हटाया था, और मैंने इनको इससे पहले कहा था, मैंने इसको कहा कि तुम काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, 70 दिन हो गए हैं और उसमें तुमने एक फाइल भी मूव नहीं गई है, तो तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस के लिए मैं तुम्हें निकाल रहा हूं, सो गेट आउट ऑफ माई गवर्नमेंट। तो मैंने इसको निकाला। तो मैंने जब इसको निकाला तो मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का फोन आ गया कि भाई अभी आप इसको अपनी कैबिनेट में रखें, अभी ना निकालें, और अगर फिर इसने कभी परफॉर्म ना किया तो आप जो है इसको निकाल देना। तो अब इस पे मीडिया ने, वहाँ पे जो कुछ 2-4 होशमंद मीडिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के पास जो अपने स्यापे हैं उनसे उनको कैसे टाइम मिला कि कैप्टन साहब को फ़ोन करें, नंबर 1। नंबर 2, हमने नवजोत सिंह सिद्धू को जो है फ़ोन किया और उनको मैसेजेस भी भेजे हैं, उन्होंने इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो खैर ये वन साइडेड स्टोरी अभी आई है, अब इसके अंदर और जो है क्या डिटेल्स आएंगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगी। बहरहाल जी, ये आज बड़े एलिगेशंस लगाए हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह साहब ने, यानी जाहिर है साबिक प्राइम मिनिस्टर, हाँ साबिक चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जी शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने आज कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, खास तौर पे बलूचिस्तान में, सेनेट में बात कर रहे थे कि सेनेट के सारे मेंबर्स को पता ही है कि वहाँ पे हमारा पीस जो है वो सैबोटाज करने के पीछे इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो रॉ है, और हम जो हैं हमने बहुत सारे यहाँ पे जो लोग जो हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं, हमको पता चला है, जैसे कि जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं लाइक दाइश और टीटीपी और बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इनको वो लोग पैसे देते हैं इस जगह को अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान में। इसके अलावा उनसे सवाल किया गया कि क्या आपकी टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब नहीं चल रही है, क्योंकि अगर ये लोग पैसे लेके पाकिस्तान का पीस खराब करने के पीछे हैं और उसकी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हैं, तो फिर हम टीटीपी से बात नहीं करेंगे। पीएमएलएन की जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगजेब, उन्होंने जनाब आज बड़ा एतराज़ किया है इमरान खान साहब के ऊपर, और उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब ने असल में उनका एक टीवी का शो चल रहा था जिसकी के बातें भी हम आपको सुनाएंगे, तो उन्होंने कहा जी कि ये सारी बातें इनका फियर और होपलेसनेस शो करता है, और ये शो करता है कि इमरान खान साहब को पता चल गया कि अब वो वापस जो है हम पावर में नहीं आ सकते हैं, मुल्क में बेतहाशा इन्फ्लेशन और पॉवर्टी है, और इनकी जो गवर्नमेंट है इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और जो है वो इसलिए जो अब घबरा के ये इस तरह के टीवी के बयान दे रहे हैं। और इन्होंने जो है शहबाज शरीफ साहब को नेशंस क्रिमिनल कहा है, तो किस चक्कर में कहा है? अच्छा, हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक टीवी का लाइव शो चल रहा था जिसमें कि इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैं लोगों के जो है सवाल भी लाइव लूँगा, तो उसके अंदर इनसे पूछा गया कि क्या आप जो है ऑपोजिशन के साथ जो है गठबंधन बना सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैंने बनाया तो ये ट्रीजन के बराबर होएगा। और फिर उनसे जब शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो इतने बड़े क्रिमिनल हैं, अभी तक रमज़ान वो जो शुगर मिल केस है उसके अंदर ये सामने नहीं आ रहे, दूसरी जो है और तरह की बातें बना रहे हैं, तो ये तो अपनी PMLN जो है उसको माफिया की तरह चला रहे हैं। और आपको पता ही है कि किस तरह इन्होंने ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जस्टिस थे राना शमीम, उनको यूज़ किया है अपने फायदे के लिए। तो ये तो इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, तो मैं इन लोगों के साथ कैसे मिल के बैठ सकता हूं? और फिर उन्होंने कहा जी कि आप क्या अपनी पोजीशन से कुछ
मतलब है कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हिलें जुलेंगे? उन्होंने कहा जी मैं अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं हिलूंगा, जिन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनको जो है इस मुल्क का को जवाब देना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे और मैं उनके साथ। इसके अलावा उन्होंने अपने जो मिनिस्टर से उनको कहा कि भाई जो पाकिस्तान अच्छे काम कर रहा है उसको हाईलाइट करें दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, और जो अभी इतनी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ शो की है पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उसको भी हाईलाइट जो है वो करने की जरूरत है। तो इस पे PMLN आज काफ़ी भड़की हुई थी। इसके अलावा जनाब जो आपको बता ही चुके हैं अभी जो हैं आरफाबाजी भी और जो हैं वो हमारे जो आते हैं पाकिस्तान से खावर साहब, उन्होंने भी कि जो शहबाज अकबर साहब हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। वैसे तो अंदर की खबर ये है कि इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई आप रिज़ाइन करें क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूं लेकिन मैं पार्टी का हिस्सा रहूंगा और मैं काम करता रहूंगा। आज जनाब सुभाष घाई साहब, आपको पता ही है बहुत ही एस डायरेक्टर हैं इंडिया के, ही टर्न 77 और आपको पता ही है इनको शोमैन कहा जाता है क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त फिल्में, स्टोरी लाइन और वो लाते हैं। और आपको पता ही है कि इन्होंने शुरू किया था एक्शन ड्रामा कालीचरण से और फिर बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने फिल्में बनाई, कर्ज, राम लखन, हीरो, सुदागर, परदेस, खलनायक जैसी बड़ी बड़ी इन्होंने फिल्में बनाई। तो आज इंडस्ट्री ने भी और फैंस ने भी इनको याद किया। एंड जनाब साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया है इंडिया के अगेंस्ट, थर्ड भी उन्होंने ODI जो है वो जीत दिया है। एक्स कैप्टन क्विंटन डिकॉक जो थे उन्होंने 100 रन बनाए थे और काफ़ी क्लोज था ये मैच और 288 का टारगेट था और सिर्फ 4 रन से जो हैं ये जीते हैं साउथ अफ्रीका वाले। तो इस मैच को बड़ा क्रेजी मैच जो है ये टेम्बा भवुबा जो है इनके साउथ अफ्रीका के कैप्टन उन्होंने कहा है। इंडिया की इस बुरी कारकर्दगी के ऊपर इंडिया बड़ा भड़का हुआ है और लोगों ने कहा है कि भाई ये क्या चल रहा है। आपको पता ही है कि इसको KL राहुल जो हैं वो कर रहे थे कैप्टन और आजकल इनके जो BCCI को हेड करते हैं वो हैं राहुल द्रविड़। तो ये दोनों राहुल के ऊपर बड़े क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा जो संजय मंजरेकर हैं उन्होंने कहा जी हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो है हमारे जो बैट्समैन हैं वो 4 या 5 भी ओवर जो हैं वो खेल नहीं सकते हैं, तो उनको उस पर गौर करने की ज़रूरत है। गवास्कर ने कहा कि कैप्टन राहुल जो हैं KL राहुल, उनके पास तो मुझे लग रहा था कि ही हैज़ रन आउट ऑफ ऑल द आइडियाज़, उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने अपनी टीम को कैसे खिलाना है। तो काफ़ी जो है वो इनकी जो है वो हुई है। आज बहुत ही एक्सप्लोसिव रेवलेशंस किए हैं एक्स जिम्बाब्वेन क्रिकेट कैप्टन ब्रेंडन टेलर ने। जनाब ब्रेंडन टेलर का कहना है कि 2019 में उनको कुछ इंडियन बिजनेसमैन थे उन्होंने बुलाया था एक होटल में, वहाँ पे खुद भी वो कोकेन ले रहे थे, मुझे भी दी, फिर मुझे $15,000 दिए और मुझे कहा जी कि तुमको स्पॉट फिक्सिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इतना डर गया था कि मैंने वो पैसे ले लिए और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन अब मैं जो है ICC के सामने जो है सारा कुछ बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है ताकि आइंदा कभी ऐसी चीज़ सामने ना आ सके। तो जनाब वो कहते हैं वो बहुत ही बुरा वक्त था क्योंकि जिम्बाब्वे में जो प्लेयर्स थे उनको सैलरीज भी नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगता है कि इसी का फ़ायदा शायद उन्होंने उठाया होगा। तो इसमें इंडियन बिजनेसमैन जो हैं वो शामिल हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, ICC ने आज अपने जो कुछ प्लेयर्स ऑफ द ईयर को रोल आउट किया है, उसमें शाहीन अफरीदी को सर गैरी सोबर्स जो हैं उसका ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बाबर आजम जो हैं उनको ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है और जो है फातिमा सना जो है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेटर, उनको जो है ICC एमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है और मोहम्मद रिजवान को मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनकी बड़ी तारीफ की है और कहा है कि गुड जॉब बॉयज एंड गर्ल्स। ये थी हमारी आज की खबरें और शादी जी थैंक यू सो मच। बस इतना ही टाइम रह गया आपसे अल्लाह हाफिज़ कहने का और कल इसी वक्त इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक की दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ट्रकिंग वाले वीरों ध्यान नाल